आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको फर्जी केस से जुड़े कानून की जानकारी देंगे और साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि छोटी मोटी बातों को लेकर लोग अपने पड़ोसी, पट्टीदार या विरोधी को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं। किसी अप्रिय घटना के घटित होने पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुरानी रंजिश के विरोधियों को बेवजह फंसा दिया जाता है। अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट, गवाह, सबूत भी गढ़ लिए गए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं। याद रखिए, अगर आप पर किसी ने आरोप लगाए हैं तो उन्हें साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर है और इसीलिए डरने की जरूरत नहीं, बल्कि धैर्य से काम लेना होगा। पुलिस रिपोर्ट, गवाह और सबूतों के आधार पर अपनी विवेचना करके आरोप पत्र प्रस्तुत करती है। इसका जवाब आप अदालत में अपने वकील के माध्यम से दे सकते हैं। एक अच्छा वकील करें और अपना पक्ष मजबूती से इस तरह रखें कि प्रतिपक्ष का एक एक आरोप गवाह अदालत में धराशायी हो जाए। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। फर्जी केस से जुड़े कानूनी जानकारी देने के लिए हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी आपको फर्जी केस से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। चलिए एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। फर्जी केस में कैसे आप राहत पा सकते हैं, इसी पर आज हम आपको कानूनी जानकारी मुहैया कराने वाले हैं और आप कानूनी सहायता लेने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012061279337, 012061279338। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और अपनी समस्याओं का समाधान आप करिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले परमानंद जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फर्जी केस को कानून कैसे परिभाषित करता है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए वक्ता जी, आपने काफी विस्तार से इस चीज को बता दिया है कि फर्जी केस में कैसे लोगों को फंसाया जाता है जी। और पट्टीदार कभी वो होता है, कभी कोई जिसकी आपकी रंजिश होती है, किन्हीं कारणों से लोग एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। आपको ये जान करके शायद आश्चर्य और दुख दोनों होगा कि इस देश में बहुत सारे केस, लगभग 93% केसेस यानी 93% केसेस में पाया गया है कि वो फर्जी होते हैं। इसी नाते उनका कन्विक्शन नहीं हो पाता है। देखते होंगे कन्विक्शन का रेट इस देश में बहुत कम है। 3 या 4% कन्विक्शन है कि माने उन पर आरोप सिद्ध हो पाते हैं कि वाकई इन्होंने ऐसा काम किया हो। बाकी बहुत सारे केसेस को वो जब मुकदमा लड़ा जाता है, धैर्य के साथ कोई ध्यान देता है तो लगता है कि इसका कन्विक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। अब आपको हम बताएं कि किसी से पुलिस की मिली भगत हो तो पुलिस की मिली भगत के चलते ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ पैसा वो दे, खर्च करे और पुलिस से मिल करके किसी व्यक्ति को कह सकता है कि आप इसको चरस रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लीजिए, गांजा या भांग के आरोप में गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। फिर उसके बाद वो कुछ गवाह उसमें इकट्ठा करते हैं, फिर वो किसी अधिकारी के सामने कहते हैं कि इसने पेश किया है, ये दिखा देते हैं। वहां से मिली जुली चीज होती है, वो बेचारा सालों 10 साल जेल में सड़ता रहता है और उसका कोई सुनने वाला नहीं रहता। ये स्थिति एक जगह नहीं होती है, और जगहों पर भी होती है। आपको ये भी बता दें कि तमाम जैसे डावरी के केसेस हैं इस देश में, या और भी कई केसेस होते हैं जिसमें लोग दूसरे पर झूठा आरोप लगा देते हैं और कहते हैं कि ये चीजें हो गई। अब तो कई बार पॉलिटिकल मामले भी होने लगे कि लोग कह देते हैं कि ये आरोप गलत लगाया गया है और वो दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, ये आरोप में दम है और सही है। तो इस नाते घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपने सही बात कहा कि जो आरोप लगाता है उसी को सिद्ध करने का ये दायित्व है कि वो साबित करे कि मैंने जो आरोप लगाया है वो सही है। क्यों कि आरोप जिसको बर्डन ऑफ प्रूफ करते हैं, ओनरशिप प्रूफ करते हैं, वो उसी व्यक्ति पर है। आप मेरे खिलाफ कोई आरोप कोई लगाता चला जाए,
और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती चली जाए तो मैं तो आरोप को अपने को यही नहीं साबित कर पाऊंगा कि आरोप लगाने का आधार क्या है जी। इस नाते जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है ये उसी पर निर्भर करता है कि वो साबित करे कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है। और इन्हीं कारणों से आपने देखा होगा कि बहुसंख्य मामले धराशायी हो जाते हैं कोर्ट में और वो उन पर दोष सिद्ध नहीं हो पाता है। ये जरूरी है कि आप पहले तो फर्जी मामले को जानिए कि क्या फर्जी मामले हैं। फर्जी मामले कानूनी परिभाषा के अंतर्गत ये आते हैं कि जो किन्हीं कारणों से किसी व्यक्ति के खिलाफ कारणों से गलत आरोप लगा करके फंसाया जाता है उसको फर्जी। बिल्कुल। परमानंद पांडे जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि फर्जी शिकायत के खिलाफ आखिर कानूनी प्रक्रिया किस हिसाब से काम करती है, क्या है इसकी कानूनी प्रक्रिया? देखिए, आपने ये ठीक कहा, जैसे किसी के फर्जी खिलाफ केस हो गया, किसी ने कहा ये चोरी किया है या किसी ने कहा कि ये प्रताड़ना में रखा है कहीं और किसी चीज में, उसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया। तो कुछ तो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस को गिरफ्तार करना लाजिमी हो जाता है, वो उसको गिरफ्तार करेगा ही करेगा। तो लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन गई है कि किसी के खिलाफ फर्जी केस गया है तो कोर्ट की शरण में सबसे पहले तो आप जाएं कि हम एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे जिससे वो गिरफ्तारी करी जाए। और दूसरा कार्य यह है कि हम अपने सबूत को इकट्ठा करें और बताएं कि देखिए ये जो हमारे खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं या लगाए गए हैं वो सब गलत हैं। वो उसके लिए एक ठोस प्रमाण इकट्ठा कर लीजिए कि ये सारे प्रमाण, ये चीजें जो है वो गलत लगाई गई हैं, तो आपको कोर्ट में उससे बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये है कि एंटीसिपेटरी बेल लीजिए, आप वो उससे बेल लेकर के जिससे आपकी गिरफ्तारी किसी की जो व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया है वो बच जाए। और अधिकारियों को लिखिए कि देखिए इनके खिलाफ, हमारे खिलाफ कोई आरोप नहीं था लेकिन किन्हीं कारणों से ये हमारे खिलाफ आरोप लगा दिया गया। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों को भी आप इस चीज को सूचित करिए कि छोटे अधिकारियों ने पुलिस के मिली भगत से हमारे खिलाफ ये आरोप लगाया है। और इन चीजों को अगर और अधिकारियों को, आजकल तो ये स्थिति आ गई है कि ऑनलाइन सुविधाएं हो गई हैं, लोग प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, DGP सबको इस सूचना को दे देते हैं कि हमारे खिलाफ आरोप लगाया गया है और इन आरोपों में कोई दम नहीं है क्योंकि ये तथ्य ये है और इन कारणों से मेरे खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके ही आगे काम किया जा सकता है। बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठी FIR लिखवा दी है तो फिर इसके बचने के क्या कुछ रास्ते हो सकते हैं? क्या ऐसा करना होगा हमें कि हम इस पूरी प्रक्रिया से निकल सके, इस मामले से निकल सकें? देखिए, FIR जो कोर्ट में, जो पुलिस स्टेशन में दो ही चीजें होती हैं जी। एक तो जनरल डायरी होती है, जो मान लीजिए किसी ने कंप्लेंट किया, कंप्लेंट को जब पुलिस ने जनरल डायरी में नोट कर लिया और कहा इस ढंग है और इन्वेस्टिगेशन उसका किया, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, अगर उसमें कोई दम है तो वो छोड़ दे। लेकिन FIR का मतलब वो काफी एक सीरियस मामला बन गया है और FIR झूठी भी अगर दर्ज कर दी गई है तो उसमें पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उसकी पूरी मुस्तैदी से उसकी जांच करे, गंभीरता से उसकी जांच करे और विस्तार से उसकी जांच करें। लेकिन अगर किसी ने झूठी FIR दर्ज करा दी तो झूठी FIR दर्ज कराने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के खिलाफ उसकी गहन जांच होगी और उस गहन जांच में ही उसको देखा जाएगा कि क्या इसमें काम है कहीं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि पुलिस भी कई बार मिली होती है और वो FIR में वो एक रिपोर्ट लगा देती है, एक गलत फलत रिपोर्ट लगा देती है, फिर कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई चलती है। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज क्यों की गई है। लेकिन कोर्ट का तरीका अगर आप अपनाएंगे तो कोर्ट में सेक्शन 482 CRPC माने 482 के अंतर्गत आप कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट को अधिकार है या सेशंस कोर्ट को भी अधिकार मिला हुआ है कि वो ऐसी FIR जिसको देखें कि वो सचमुच गलत है तो वो उनको प्रथम दृष्टया गलत है, प्रमुखतः ही गलत है, तो हाई कोर्ट को अधिकार है कि उस FIR को क्वैश कर दे, माने रद्द कर दे। ये तो कानूनी रूप से है। अधिकारियों को लिखने उठने के अलावा ये है कि ये 482 के तहत CRPC में आप जाएं और कोर्ट को कन्विंस करें कि हमारे खिलाफ जो FIR लिखी गई है बेदम है, बिना किसी सबूत के है, झूठी है,
फेक है, तो हमको फंसाने के लिए की गई है। कोर्ट अगर आपकी बात से शामिल हो जाता है, कन्विंस हो जाता है, तो उसको वो इस समय खत्म होता है। बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि निर्दोष और बेबस व्यक्ति को परेशान करने के लिए फर्जी मुकदमों में फंसाने वालों के खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, ये तो ऐसा है कि न्यायिक प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ आरोप लगाता है और उसको साबित नहीं कर पाता है, तो निश्चित तौर पर ये मान लिया जाएगा कि ये झूठा आरोप, ये फेक मुकदमा हमारे खिलाफ चलाया गया है और फेक कंप्लेंट की गई। तो ये न्याय का काम है, ये न्याय का सिद्धांत है कि इस चीज को देखे कि क्या इसके खिलाफ सही मुकदमा चलाया गया है कि नहीं चलाया गया। अब कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है कि नहीं, ये मुकदमा गलत चलाया गया है या इसको गलत ढंग से फंसाया गया है, फर्जी मुकदमा चलाया गया है, तो कोर्ट का काम होता है कि उस चीज को देखे और फिर उस पर फैसला। और ये एक चीज बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ये साबित हो जाता है कि उसे झूठा मुकदमा चला करके फंसाया गया है, तो कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे और उसमें कम से कम 2 साल की सजा, 2 साल की सजा और जुर्माना लगाने का भी अधिकार कोर्ट को है। कोर्ट सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत ये चीज को देखता है। कई बार तो गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं, तो गंभीर आरोप अगर मान लीजिए सही नहीं पाए गए हैं, तो कोर्ट को अधिकार है कि उस पर जुर्माना लगाए। जुर्माना लगाकर तो उस व्यक्ति को जेल। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं। नंबी नारायण का नाम आपने सभी लोगों ने करीब करीब सुना होगा। वो इसरो के वैज्ञानिक थे। उनके खिलाफ एक झूठा आरोप लगा दिया गया। झूठा आरोप लगा दिया गया कि ये व्यक्ति स्पाइंग करता है, माने गुप्तचरी करता है, विदेशी ताकतों को हमारी जानकारी भेजता है। अब वो यंग एज में व्यक्ति वो जेल में पड़ा रहा, कई वर्षों तक जेल में रहा। उसको अपना बेगुनाह साबित करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। फिर वो मामला में सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हम उनको नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, वो ऑलरेडी रिटायर्ड की एज होने के कारण वो नौकरी पर नहीं रखे जा सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 50 लाख रुपया इनको हर्जाना दीजिए, भरपाई करिए। फिर ट्रिब्यूनल ने उनको 10 लाख रुपए का दिया। फिर केरल की सरकार ने 1.3 करोड़ रुपया उनको दिया। कुल मिला के उनको लगभग 2 करोड़ रुपए का भरपाई की गई, उनको हर्जाना दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ गलत मुकदमे चलाए गए। बिल्कुल बिल्कुल। परमानंद पांडे जी, ये अभी आपने कहा कि सीआरपीसी की धाराएं होती हैं, वो उसमें लगती हैं। फर्जी केस से जुड़ी हुई एक सीआरपीसी की धारा है 482, ये क्या है, ये समझाइए। अभी वक्ता जी, मैंने इसी बारे में बताया कि 482 फर्जी केस में अगर किसी ने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है 482 में, तो कोर्ट अधिकार है, ये हाई कोर्ट को अधिकार है, तो वो व्यक्ति 482 के अंतर्गत जाए और 482 के अंतर्गत वहां पर पहुंचने पर कोर्ट इस चीज को देखेगा कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं इनमें कोई दम है या बेदम है। अगर ये कोर्ट इस चीज को पता है कि ये आरोप गलत है, तो कोर्ट उसमें 482 में एफआईआर को तुरंत निरस्त कर देगा। और एफआईआर में 482 के अलावा हाई कोर्ट को अधिकार है अनुच्छेद 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, उसके तहत रिट में भी कोई व्यक्ति जा सकता है। लेकिन सबसे कारगर उपाय है कि 482 के साथ ही हाई कोर्ट को अप्रोच किया जाए, हाई कोर्ट तक जाया जाए और कोर्ट को बताया जाए कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं, बेदम हैं, मुझे फंसाने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। कोर्ट अगर इस बात से कन्विंस हो जाता है तो निश्चित तौर पर वह केस वहीं का वहीं। बिल्कुल। परमानंद पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से आप इन केस से निकल सकते हैं। तो अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या फिर आप किसी बारे में समाधान चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी समस्याओं को समाधान हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर आप ले सकते हैं। परमानंद जी, अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो उन्हें साबित करने का जो दायित्व है, जो भार है, वो उसी व्यक्ति पर है। लेकिन इस तथ्य को थोड़ा ठीक से समझना चाहें तो इसे थोड़ा साफ करके अपने शब्दों में हमारी जनता को समझाइए कि इसका क्या मतलब है। देखिए वक्ता जी, जब आप अपनी प्रस्तावना में बता रहे थे तो आपने इस चीज को स्वयं कहा था और अच्छा कहा था, बहुत बढ़िया, कि ये आरोप लगाने वाले का ऊपर जिम्मेदारी है
कि वो साबित करे कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो हमने आरोप लगाया है वो सत्य, ये उसी की जिम्मेदारी है। मान लीजिए मैं अगर चलता जा रहा हूँ, मुझे कोई आदमी कह दे कि ये आदमी चोरी करके भागा जा रहा है, और तो इसी आधार पर हमको अगर पकड़ लिया जाए तो चोरी का आप तो साबित तो करिए कि मैंने क्या चोरी किया है, मेरे पास से कोई बरामदगी हुई है कि नहीं, कोई आदमी मेरे खिलाफ में आया है गवाही देने के लिए, नहीं आया है। अगर कोई चीज हमसे बरामद ही नहीं हुई है, मेरा इंटेंट नहीं है चोरी करने का, इरादा नहीं है, कोई ढंग का नहीं लग रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं पकड़ी गई है, तो आप निश्चित तौर पर ये देखेंगे कि इस ढंग का आरोप गलत माना जाएगा। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आरोप मेरे ऊपर लगा देता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि इसने ऐसा किया है और ये इस नाते इसको दंडित किया जाए। जैसे आप देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में दोनों में एक चीज का फर्क होता है। क्रिमिनल लॉ कहता है कि आपको पूरी तरह से क्लिंचिंग प्रूफ मिलना चाहिए, माने उसमें जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति गलत है कि नहीं गलत, उसकी गलती पूरी तरह से साबित होनी चाहिए, तभी उस पर आप कोई मुकदमा करके और उसको दंडित करा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सिविल लॉ में उसके प्रीपोंडरेंस आप कहते हैं कि देखा जाता है एविडेंस, उसमें देखा जाता है कि एविडेंस किसके पक्ष में ज्यादा है, किसके पक्ष में कम। यहाँ पर आपको क्लिंचिंग एविडेंस होना चाहिए कि ये साबित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी नाते लॉ में एक और चीज है क्रिमिनल लॉ में कि भले ही 100 बेगुनाह वाले व्यक्ति छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। यानी एक बेगुनाह व्यक्ति के लिए क्रिमिनल लॉ कहता है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बेगुनाह है। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि वो साबित करे वो व्यक्ति कि आपने या मैंने या किसी व्यक्ति ने XYZ ने ये काम किया है, तो उसको आप प्रूफ दीजिए कि किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया है, तो कम से कम ये प्रमाण तो दीजिए कि उसके जांच हो, मेडिकल जांच हो, आपके पास से कोई चीज पकड़ी गई कि नहीं, किसी ने मर्डर किया है तो वहां से कोई हथियार पकड़ा गया कि नहीं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है नहीं, किसी ने उसको देखा है, कई बार नहीं भी देखते हैं, तो माने अगर देखा है कि तो नहीं, कौन लोग देखे हैं, उसका मंतव्य क्या था, ऐसी ये सब चीजें अगर नहीं साबित हो पाती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ लगाया गया आरोप झूठा है और उस झूठे आरोप से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि वो व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है वो पूरा प्रमाण इकट्ठा करके बताए कि इस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है, ऐसा अपराध किया है और इस अपराध की सजा इसको मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं प्रूफ हो पाता है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति बेगुनाह छूट जाए। बिल्कुल। परमानंद जी, फर्जी केस साबित होने पर आरोपी व्यक्ति को क्या सजा दी जा सकती है, ये भी बताइए। देखिए, फर्जी केस तो साबित होने पर जैसे किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति किसी ने मर्डर किया, हत्या की, और उस हत्या में व्यक्ति वो जेल में रहा है बरसों तक और बेहत्या से बेकसूर छूट जाता है कि नहीं इसने हत्या किया ही नहीं, हत्या किसी कारण किसी चीज ने किया है, तो ऐसे व्यक्ति को जरूरी ये है कि वह जाए कोर्ट में और ये चीज को धारा 193 और 194 के भीतर में जाए और कोर्ट से कहे कि मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया था। कोर्ट इस चीज को देखती है कि क्या कोई गंभीर आरोप इसके ऊपर लगाए गए हैं, इस गंभीर आरोप के कारण ये व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी जेल की सजा काट चुका है, जेल में भुगत रहा है कि सजा को, तो इसको मुक्त किया जाना चाहिए। कोर्ट वहां पर उस व्यक्ति को देखते हैं और पूरा प्रमाण लेकर के अगर जिसने आरोप ये लगाया है उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको 2 साल तक की सजा दी जा सकती है और उसको जुर्माना भी दिया जा सकता है। लेकिन और गंभीर आरोप उसके खिलाफ लगाया गया है तो कोर्ट को यह अधिकार है कि उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा दे और जुर्माना भी लगाए। ये तो है कि अगर ये धारा 193 और 194 IPC माने इंडियन पिनल कोड के साथ इसको अधिकार प्राप्त है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करके और फिर अपना निर्दोष मुक्त अपने को होइए और उनसे आप उनको जेल में भिजवाइए या उनसे जुर्माना भेज सकते। जी, मुआवजा मांग सकते हैं इसको लेकर। जी, मुआवजा। जी, बिल्कुल। यदि किसी भी मामले में किसी को षड्यंत्र करके फंसाया जाता है तो क्या परमानंद जी हाईकोर्ट में इसकी अपील की जा सकती है या फिर हाईकोर्ट में केस चलने के दौरान पुलिस क्या पीड़ित के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है, ये क्या कुछ प्रोसेस रहती है?
देखिए, हाई कोर्ट को तो असीमित अधिकार है हर संविधान के तहत ही जी। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत तो है ही, इसके अलावा भी काफी अधिकार है। इनहेरेंट पावर माने उसके अंदर अंतर्निहित अधिकार है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उसको फंसाया गया है तो हाई कोर्ट में जाने का, अगर वो उसके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है तो हाई कोर्ट में जाने का अधिकार तो कोई रोक नहीं सकता है। ये तो उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो इस नाते पहले सवाल का आपका जवाब ये हुआ, तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में अगर चीजें उसके पक्ष में है तो हाई कोर्ट से उसको रिलीफ मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में जाता है तो फिर उसके खिलाफ क्या करेंगे, तो वह धमकी देगा, पुलिस कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं। अगर वो हाई कोर्ट में गया हुआ है व्यक्ति और हाई कोर्ट में अगर फंसाई इस चीज पाई जाती है कि इसके केस में दम है और ये गलत आरोप लगाए गए हैं, तो पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। अगर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ जाता हूँ और पुलिस मुझे धमकी दे दे कि नहीं तुमको इस दौरान हम कार्रवाई करेंगे, तो हमारा मौलिक अधिकार कहाँ रह गया, हमको छूट क्या दी? हम तो डर के मारे पड़े रहेंगे। इस डर से छुट्टी पाने के लिए हमको हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है और पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरे खिलाफ इस दौरान कोई कार्रवाई करे और तब तक मैं उस जन से सुरक्षित हूँ। ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतना सुरक्षित हूँ कि मैं और भी कोई अपराध करता चलूं, नहीं, कोई और अपराध नहीं करने की छूट है आपको, लेकिन उस अपराध के संदर्भ में आपके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है परमानंद जी, बिल्कुल परमानंद जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल और कम शब्दों में आपसे जवाब चाहेंगे। फर्जी केस से जुड़ी धारा 194 और 195 क्या कुछ कहती है? देखिए, धारा 194, 195 का वक्ता जी ने हमने उसमें बताया था कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये कोई चीज होती है कि एक फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस है, मान लीजिए किसी ने झूठा आरोप लगा करके और एविडेंस को तोड़ मरोड़ करके किसी ने पेश कर दिया है, तो उसमें कोर्ट को अधिकार है कि उस व्यक्ति को निजात दिलाए और उसको मुक्ति दे। 195 के अंतर्गत है कि यही चीज है कि अगर उसको दंड दिया गया है अगर किसी व्यक्ति को, तो 195 के तहत धारा 195 तहत उसको छूट मिलेगी कि देखिए ये आपके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए हैं और इन गलत आरोपों से उसको मुक्त किया जाता है। तो वह व्यक्ति 194 और 195 में तभी मुक्त हो सकता है जब उसके हाई कोर्ट या कोर्ट पा जाते हैं तब भी, और मुकदमा चलते रहेंगे अलग सी बात है, मुकदमा चलने की अलग बात है। जी बिल्कुल परमानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े और फर्जी केस में किस तरह से राहत पाएं ये आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।